आपका पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। तो आपको जो एक कॉलम ए है इसमें कुछ संरचनाएं दे रखी है, इन संरचनाओं को आपको कॉलम बी में कुछ प्रक्रम दे रखे इनसे मिलान करना है। आपको कुछ संरचनाएं दे रखी है, उन संरचनाओं का मिलान आपको किनसे करना है, कॉलम बी में जो दे रखा है उन प्रक्रमों से। तो हम स्टार्ट करें। तो जैसे पहला आपको हम कॉलम ए की बात करें और उसमें पहली जो संरचना दे रखी है वो आपको दे रखी है रंध्र दे रखी है ना। तो रंध्र जो है वो इनमें से किससे संबंधित है, और आप ये भी जानते हैं कि रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो है वो किस प्रक्रम को पूरा करता है, तो हमें पता है वाष्प उत्सर्जन को। किस प्रक्रम को पूरा करेगा, वाष्प उत्सर्जन को। दूसरी जो संरचना आपको दे रखी है वो दे रखी है जाइलम, और आपको पता है कि जाइलम एक संवहनी उत्तक है, और ये जाइलम क्या करता है, तो जाइलम करता है जल का परिवहन। किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। तीसरी जो संरचना आपको दे रखी है वो मूलरोम दे रखी है। तो मूलरोम क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है। तीसरी जो संरचना आपको दे रखी है वो फ्लोएम दे रखी है। क्या दे रखी है, फ्लोएम दे रखी है। तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके आगे वाला हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो है रिक्त स्थान वाला। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, रिक्त स्थान वाला। और इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन के द्वारा होता है। तो हृदय से रक्त का जो शरीर के सभी अंगों तक जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका जो इसमें पहला देर का वो देर का कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया था किसके द्वारा होता है, धमनी द्वारा। किसके द्वारा होता है, धमनी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, धमनी द्वारा, है ना। और दूसरा आपका ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और आपने लिखा था आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो इनमें किस में होता है, तो हमने आपको बताया था क्लास में किस में होता है, आरबीसी में। किस में होता है, आरबीसी में। और आरबीसी का आपने जो नाम लिखा था वो क्या लिखा था, लाल रक्त कोशिकाएं। किन में होता है हीमोग्लोबिन, तो आपको पता है किन में होता है, लाल रक्त कोशिकाएं। किन में होता है, लाल रक्त कोशिकाएं। किन में होता है हीमोग्लोबिन, तो आपको पता है कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आरबीसी कह सकते हैं। उसके आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें, उसके आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसकी अगर हम बात करें, तो इससे आगे आपका जो क्वेश्चन है वो है कि धमनियाँ और शिराएं कौन कौन, धमनियाँ और शिराएं। धमनियाँ और शिराएं जो है, धमनियाँ और शिराएं मिल के जाल द्वारा जुड़ी होती है। तो जो धमनियाँ और जो शिराएं हैं वो किसके जाल द्वारा जुड़ी होती है, तो मैंने आपको बताया था केशिकाओं के जाल द्वारा। किसके द्वारा, केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। किनके द्वारा जुड़ी होती है, तो आपको पता है केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है कौन, धमनियाँ और शिराएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, केशिकाओं के जाल द्वारा। उसके आगे वाला आपका क्वेश्चन है कि हृदय के लयबंध विस्तार और संकुचन को क्या कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था उसको कहते हैं हम हृदय स्पंद। क्या कहते हैं, हृदय स्पंद कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, हृदय स्पंद कहेंगे। उसके आगे वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है आपसे कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन सा है। तो मानव शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है
वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। मानव शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद है वो क्या होता है? यूरिया होता है। उसके आगे वाला आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पसीने में जल और क्या होते हैं? तो मैंने आपको क्लास में आपसे बताया था कि पसीने में जल और लवण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पसीने में जल और लवण उपस्थित होते हैं। उसके आगे वाला क्वेश्चन है कि वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, उसे आप यूरिन कहेंगे या फिर मूत्र कहेंगे, या तो यूरिन कहेंगे या फिर मूत्र कहेंगे। उसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका उसके आगे वाला क्वेश्चन है कि वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है? चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। उसमें आपको पहला विकल्प दे रखा है, जो आपको पहला जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि पहला आपका जो विकल्प दे रखा है वो ये कह रहा है आपसे कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन किससे होता है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। तीसरे का जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मूलों द्वारा मतलब जड़ों द्वारा, मूलों का मतलब जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें छाया में रख के। तो छाया में रख के तो नहीं बढ़ेगा। और फिर कह मंद प्रकाश में, तो मंद प्रकाश में भी नहीं बढ़ने वाला। फिर कह रहा कि पंखे के नीचे रखकर, हाँ आप पंखे के नीचे रखकर मूलों द्वारा अवशोषण की दर को बढ़ा सकते। कैसे? कि जब आप पंखे के नीचे किसी पौधे को रख रहे हैं और उस पौधे की पत्तियों से जो जल निकल रहा है वो पंखे की हवा से जल्द हवा में उड़ जाएगा और फिर जो है अवशोषण की दर बढ़ जाएगी। उसके आगे वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये चौथा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों जरूरी है? तो देखो, अपने शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई प्रत्येक जीव को अगर उसको शारीरिक क्रियाएं करनी है, उसको कोई काम करना है, उसके शरीर द्वारा कुछ क्रियाएं होनी है, तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जरूरी है। ऊर्जा किससे मिलकर बनेगी? तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा बनाता है। तो ऑक्सीजन और भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जरूरी है। तो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, और ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? तो हमें सीधा सा पता है कि भोजन से मिलती है। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जरूरी है। हमें इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर इनके निष्कासन होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन जरूरी है। हमें क्यों जरूरी है सभी ये परिवहन? कि हमें क्या करना होता है, हमें ऊर्जा निर्मित करने के लिए ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाना होता है, भोजन को सभी भागों तक पहुंचाना होता है। इसलिए परिवहन की आवश्यकता होती है। और क्या आवश्यकता होती है? क्योंकि हमें अपशिष्ट पदार्थ जहाँ निर्मित हुए हैं वहाँ से उनको बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपका पांचवा जो क्वेश्चन है वो यह है कि क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? अगर रक्त में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो पट्टिकाणु है वो रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, और यदि रक्त में ये पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे
तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने पर उस स्थान से लगातार रक्त बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो पट्टिकाणु का क्या काम होता है? तो पट्टिकाणु क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और अगर ये पट्टिकाणु शरीर में नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से ब्लड बहता रहेगा और ब्लड बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका आगे वाला क्वेश्चन है कि रंध्र क्या है? रंध्र के दो कार्य लिखे। तो हम पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि पादपों की पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। और रंध्र के दो कार्य पूछे तो दो कार्य क्या होगा? पहला तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। जब श्वसन क्रिया करते हैं पादप तब तो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। लेकिन दिन के समय जब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण होगा उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। तो गैसों के विनिमय में ये रंध्र अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा काम क्या है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम भी कौन करते हैं? रंध्र करते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं। उसके आगे वाला आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य भी करता है? तो बिल्कुल करता है। हाँ करता है। क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में चूषण अभिकर्षण एक खिंचाव बल विकसित होता है जो जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करने में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पेड़ों की पत्तियों से जो है पानी वो बाहर निकल जाता है जिससे जड़ों में एक अभिकर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे जड़ें पानी को अवशोषित करती है। उसके आगे वाला क्वेश्चन है कि रक्त के घटकों के नाम लिखिए। बड़ा इजी मैंने आपको बताया था। रक्त के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मा हो जाएगा, इसको प्लेज्मा भी लिखा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। और एक पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स क्या है? रक्त के प्रमुख घटक है। उसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। और 9वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? कि आपके शरीर में सभी अंग जो है उनको रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों होती है इसका कारण आपको बताना है। तो शरीर को निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। पहला काम क्या है? रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में उनका परिवहन करता है। तो पहला काम तो क्या है? रक्त क्या करता है? शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। भाई रक्त के आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा ये है पाचित भोजन। यहाँ पे बातचीत नहीं बेटा, यहाँ पे पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। भाई जिस भोजन का पाचन हो चुका है उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है। ध्यान में रहे यहाँ पे बातचीत नहीं है, बल्कि बातचीत नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है? पाचित भोजन। उससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वें क्वेश्चन की। और 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है? तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो आरबीसी है, उनमें एक लाल वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। उससे आगे वाला क्वेश्चन आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हृदय के कार्य लिखिए। किसके कार्य लिखने आपको? हृदय के कार्य लिखने हैं। किनके कार्य लिखने आपको? हृदय के कार्य लिखने हैं। तो हृदय के कार्य लिखेंगे आप। और मैंने आपको जैसा कि क्लास में बताया था कि हृदय के क्या क्या काम होंगे। पहला काम, हृदय रक्त द्वारा, हृदय क्या करता है? हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? पदार्थों के परिवहन के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एक पंप के रूप में कार्य करता है। दूसरा काम, हृदय के विभिन्न कक्षों की
लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। जो हृदय की जो लयबद्ध संकुचन है वो क्या करती है, इनका जो संकुचन होने से जो इनकी गति है उसको बनाए रखने का काम करती है। फिर कह रहा है कि हृदय रक्त एकत्रित करता है। यहाँ पे ये राध्य नहीं है बल्कि क्या लिखा हुआ है, हृदय लिखा हुआ है। यहाँ पे राध्य नहीं है, ये हृदय लिखा हुआ है। तो हृदय और क्या काम करता है कि रक्त को एकत्रित करता है, रक्त को इकट्ठा करता है और फिर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। तो 3 मुख्य काम क्या हो गए, पहला तो एक पंप के रूप में कार्य करता है, दूसरा लयबद्ध गति से रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखने में सहायता करता है, और तीसरा हृदय रक्त को इकट्ठा करता है और फिर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है। उसके आगे वाला जो आपका क्वेश्चन है 12वां, वो ये कह रहा है कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्यों जरूरी है। तो ना इसके बारे में भी हमने क्लास में डिस्कस की थी, है ना। इसका क्या होगा कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते भाई। तो मैं सीधी सी बात है, जैसे यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है, अगर वो हमारे शरीर में रहा तो हानिकारक होगा। यदि किसी कारणवश रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, अगर किसी कारणवश से रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे जीव की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। वो जीव जो है अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाता है। इसलिए शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना अति आवश्यक है, जरूरी है। उसके आगे 12वें से आगे वाला 13वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि मानव उत्सर्जन का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। आपको क्या करना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना के उसके भागों के नाम लिखने। तो ये जो ना आपका मानव उत्सर्जन चित्र का जो डायग्राम है यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, बना रखा है, और इसका जो ये जो दोनों हिस्से हैं ये क्या कहलाते हैं, वृक्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृक्क कहलाते हैं। और अंग्रेजी में आप इन्हें क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे। इंग्लिश में आप इन्हें क्या कह देंगे, किडनी कहला देंगे। इन दोनों वृक्कों से 2 नलिकाएं गुजरती है जो आगे चलकर कहाँ खुलती है, मूत्राशय में। इनको आप क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनियाँ कहेंगे। और फिर ये जो एक थैलीनुमा संरचना होती है, पेशीय थैलीनुमा संरचना, इसे हम क्या कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे, जहाँ पे मूत्र आकर इकट्ठा होता है। और ये जो है ये इसे आप क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे, जिससे मूत्र होकर गुजरता है। और इसके आगे वाले शरीर को क्या कहेंगे आप, मूत्र रंध्र कहेंगे, जहाँ से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। जहाँ से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे आप क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके जो आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे मैंने तरीके से बताने की कोशिश की है।